25 जुलाई 2025 वो दिन था जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी को आम आदमी पार्टी की तरफ से गोवा यूनिट का प्रभारी नियुक्त किया गया। गोवा में तब विपक्षी दलों के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई लगातार जारी थी और इसी बीच में उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनावों में प्रभारियों का रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं। बूथ स्तर के नेताओं से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक से समन्वय बनाकर चलना पड़ता है। बेसिकली चुनावी रणनीति तय करते हुए वो पार्टी के अंदर एक वॉच डॉग की भूमिका में भी नजर आते हैं। लेकिन अतीशी के प्रभारी बनने के बाद स्टेट यूनिट के साथ तालमेल की काफी कमी देखी गई। आगामी विधानसभा चुनाव में फेवरेट की तरह देखी जा रही आम आदमी पार्टी के लिए गोवा में अब हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि 2 सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी के गोवा यूनिट के प्रेसिडेंट अमित पालेकर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी द्वारा लिए जा रहे निर्णय के तरीकों को गलत बताते हुए पार्टी से अपनी दूरी बना ली। अमित पालेकर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए एकजुट विपक्ष की वकालत की थी। वहीं 2 दिनों पहले अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया कि कांग्रेस से गठबंधन किसी भी हाल में संभव नहीं है। अमित पालेकर गोवा के भीतर न सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट थे, बल्कि एक साफ सुथरी छवि के नेता जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस भी रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी नेताओं में से एक। तो आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या सिर्फ कांग्रेस से गठबंधन का स्टैंड अब अरविंद केजरीवाल को इतना चुभने लगा है? क्या अमित पालेकर से सिर्फ एक कॉल पर ही इस्तीफा ले लिया गया? क्या उनके इस्तीफे के लिए चुनाव प्रभारी अतीशी जिम्मेदार हैं? उनके इस्तीफे से गोवा की राजनीति में आम आदमी पार्टी का ग्राफ कमजोर हो सकता है। सर्वे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभर सकती है। तो क्या एकजुट विपक्ष वहां भाजपा को सरकार बनाने से रोक सकती है? अगर इसकी संभावना है तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को खारिज क्यों कर रहे हैं? तो इस वीडियो में इन सारे सवालों पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। अमित पालेकर ने 5 जनवरी 2026 को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अमित पालेकर वकील हैं और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। पालेकर गोवा की बहुसंख्यक भंडारी कम्युनिटी से आते हैं। इनकी संख्या गोवा में लगभग 30% बताई जाती है और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला यह कास्ट गोवा के भीतर इलेक्टोरली सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया था। पालेकर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पालेकर को चुनकर उन्होंने गोवा की जनता से वो वादा निभाया जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी का सीएम कैंडिडेट वो व्यक्ति होगा जो बहुत पढ़ा लिखा हो, गोवा के लिए पूरी तरह समर्पित हो और उत्तर गोवा हो या दक्षिण गोवा, सभी समुदायों और अलग अलग सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चल सके। केजरीवाल ने इनके नाम की घोषणा करते हुए एक बड़ा कार्ड खेला था। उन्होंने कहा कि 30-40% वाले भंडारी कम्युनिटी से अब तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री बना है। जब इस समुदाय के लोग गोवा के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप से इन्हें अलग क्यों रखा गया है? रवि नायक भंडारी कम्युनिटी के अकेले नेता रहे हैं जो मुख्यमंत्री भी बने। वो कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और आगे चलकर बीजेपी ज्वाइन करते हुए प्रमोद सावंत की सरकार में मंत्री भी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, अरविंद केजरीवाल ने कार्ड तो सही खेला, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं रहा। मगर आम आदमी पार्टी पहली बार गोवा में चुनाव लड़कर खाता खोलने में कामयाब जरूर रही। 40 विधानसभा सीटों वाली गोवा में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती और कुल वोट प्रतिशत 6.8 रहा। मगर अमित पालेकर खुद अपनी सीट हार गए। सेंटा क्रूज से चुनाव लड़ते हुए अमित पालेकर तीसरे नंबर पर रहे। अमित पालेकर ने कोविड के टाइम पर लोगों की काफी मदद की थी, इसी कारण से वो चर्चा में भी आए थे। पार्टी ने उनकी हार के बाद भी उन पर भरोसा जताया। 2022 की चुनावी नतीजों के बाद उन्हें गोवा स्टेट कमेटी का हेड बनाया गया। तब से वो लगातार इस भूमिका में बने हुए थे। अमित पालेकर ने 5 जनवरी को अरविंद केजरीवाल और अतीशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि उन्होंने अतीशी को अतीशी प्रभारी लिखकर संबोधित किया। पालेकर ने लिखा, मैंने कभी पद या कुर्सी की चाहत में सार्वजनिक जीवन में कदम नहीं रखा। मैं पार्टी में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे उसकी वो प्रतिज्ञा पर भरोसा था, एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति की जो पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की आवाज़ का सम्मान करती है। लेकिन समय के साथ ये आदर्श अब पार्टी में फैसले लेने और उन्हें बताने के तरीके से मेल नहीं खाते। इसलिए अब ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जब बातचीत और सलाह बहुत कम होती है और सारे फैसले सिर्फ ऊपर से आते हैं तो इससे व्यक्ति कमज़ोर नहीं होते, बल्कि संस्था पर बोझ बहुत बढ़ जाता है। एक ऐसी मुहिम जो लोकतंत्र को नए तरीके से चलाने के लिए आई थी,
उसके लिए ये फ़र्क बहुत दुख देने वाला है। फिर भी मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ, उसने मुझे मौका दिया और इस सफ़र में बहुत कुछ सिखाया। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से और पूरी कोशिश से पार्टी के हित में काम किया, साथ ही उन समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ काम किया जिन्होंने अपना समय, भरोसा और मेहनत बिना किसी स्वार्थ के दी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया है कि अब अलग हो जाऊंगा। ये गुस्से या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि अपने इज्जत और साफ दिमाग से लिया गया एक फैसला है। दरअसल ये खींचतान तो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन इसका असली रंग दिखा जिला पंचायत चुनावों के बाद। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली। जिला पंचायत की 42 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली। अमित पालेकर चाहते थे कि कांग्रेस और आरजेबी जैसी रीजनल पार्टियां गठबंधन करके भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, मगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं थी। दिसंबर 2025 के जिला पंचायत चुनाव से पहले गोवा में विपक्षी पार्टियों जैसे कांग्रेस, आप, जीएफपी, आरजीपी के बीच एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिशें चल रही थी। बात नहीं बनी, लेकिन बात बढ़ी जरूर थी। इसका मकसद था बीजेपी को हराना, क्योंकि एंटी भाजपा वोट बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता था। अमित पालेकर इस गठबंधन के पक्ष में थे। वे लगातार कहते रहे कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, लेकिन आखिरी समय में चुनाव से महज 15 दिन पहले यह गठबंधन टूट गया। कांग्रेस ने जीएफपी के साथ तो गठबंधन किया, लेकिन आप और आरजेपी को शामिल नहीं किया। पालेकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया है और बिहार सहित अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर इसी चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल का सुर बिल्कुल अलग था। उन्होंने हमेशा इस बात को रूल आउट किया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किसी भी तरह का गठबंधन संभव है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ किसी भी हालत में गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने गोवा के लोगों को सबसे ज्यादा धोखा दिया है। 2017 से 2019 के बीच 13 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। फिर 2022 में 10 और कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। क्या वो हमें ये भरोसा दे सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद कोई कांग्रेस विधायक बीजेपी में नहीं जाएगा? कांग्रेस तो अपने विधायकों को बीजेपी को थोक में बेचती है। हम बीजेपी की सरकार बनाने में मदद नहीं कर सकते। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस बीजेपी एक सड़ी गली राजनीति की व्यवस्था है। हमें एक नई व्यवस्था लानी है जहां गोवा के लोग खुद फैसला करेंगे कि उनके संसाधनों के साथ क्या होगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आपने 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, नतीजा आपको सिर्फ एक सीट मिली। पालेकर ने चुनाव के बाद कहा कि वोट स्प्लिटिंग की वजह से बीजेपी जीत गई और इसलिए गठबंधन जरूरी था। चुनावी हार के बाद अमित पालेकर ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक जैसे विचार वाली विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन बहुत जरूरी था। भविष्य में कोई रास्ता नहीं है सिवाय जॉइंट अपोजिशन के। उन्होंने ये भी कहा कि लोग चाहते थे कि विपक्ष एक साथ आए, लेकिन आपको अकेला छोड़ दिया गया। मतलब पार्टी के भीतर थे तो उन्होंने कांग्रेस को ब्लेम किया कि गठबंधन नहीं बना, और जब इस्तीफा दे दिया तो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। इस्तीफे के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लीडरशिप से उनका मुख्य मतभेद यही था, कांग्रेस के साथ गठबंधन का मुद्दा। पालेकर का मानना था कि अकेले लड़ने से पार्टी को नुकसान हुआ और विपक्षी एकता ही गोवा के हित में है। इस्तीफे में भी उन्होंने यह बात लिखी कि गोवा और गोवा के लोगों के हित में वो एक यूनाइटेड अपोजिशन बनाने पर भरोसा करते हैं। चुनावी नतीजों के कुछ दिनों बाद 24 दिसंबर 2025 को अतिशी ने कहा कि पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने अमित पालेकर को अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला लिया है। उनकी जगह श्री कृष्ण परब, जो कि उस समय राज्य महासचिव संगठन के थे, उन्हें अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया। पार्टी ने कोई आधिकारिक वजह तो नहीं बताई, लेकिन यह साफ था कि चुनावी हार के लिए अमित पालेकर को जिम्मेदार ठहराया गया है। उससे भी ज्यादा जो चीज समझ आई कि उनका पॉलिटिकल स्टैंड टॉप लीडरशिप के स्टैंड से सीधे उलट था। अमित पालेकर ने पीएससी के फैसले को अचानक और बिना किसी सलाह मशवरे के लिया गया फैसला बताया। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पूछा गया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा, पार्टी ने गोवा की राजनीति नहीं समझी, मुझे बिना वजह बताए, बिना सवाल पूछे हटा दिया गया। उनका मुख्य आरोप था कि टॉप लीडरशिप दिल्ली से फैसले लेती है और स्टेट के पार्टी वर्कर्स को नहीं सुनती। अमित पालेकर को हटाए जाने के बाद आप गोवा में बड़े पैमाने पर इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। ये सभी इस्तीफे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किए गए और ये पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। श्री कृष्ण परब, जो कि राज्य महासचिव संगठन थे और अमित पालेकर के हटने के बाद अतिरिक्त प्रभार में वर्किंग प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वे अमित पालेकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और पार्टी के फैसले लेने के तौर तरीकों, पालेकर को हटाने की प्रक्रिया
और गठबंधन में अस्पष्टता पर आपत्ति जताई। उनके साथ गोवा स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट रोहन नाइक और उपाध्यक्ष चेतन कामत ने भी इस्तीफा दे दिया। अतिशी ने सीधे तौर पर अमित पालेकर को किकआउट तो नहीं किया, लेकिन वो इस फैसले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वो आप गोवा की प्रभारी हैं। पार्टी में राज्य स्तर के बड़े फैसले हाईकमान यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी लेती है और प्रभारी उसकी घोषणा करता है। चुनाव के मात्र 2-4 दिनों बाद ही आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो कि पार्टी का सबसे ऊपर का फैसला लेने वाला बॉडी है, उसने फैसला लिया कि अमित पालेकर को गोवा राज्य अध्यक्ष पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। गोवा प्रभारी होने के नाते अतिशी गोवा आपकी देखरेख करती हैं। वे चुनाव अभियान में शामिल हुई, मीटिंग्स ली और हार के बाद समीक्षा का भी हिस्सा रही। फैसले पीएसी के थे, लेकिन घोषणा और उसका क्रियान्वयन अतिशी ने किया। इसलिए अमित पालेकर और उनके समर्थकों ने अतिशी को ही इसका जिम्मेदार माना। अमित पालेकर के इस्तीफा पत्र में भी अतिशी को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि फैसले बिना सलाह मशवरे के ऊपर से आते हैं, जिससे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। पार्टी सोर्सेज का कहना है कि अमित पालेकर के साथ चुनावी हार को लेकर कोई समीक्षा बैठक नहीं की गई थी और सिर्फ एक कॉल के माध्यम से ही अतिशी ने उन्हें हटाने की सूचना दी। पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, डू और डाई। जिसने बोला वो याद रखा जाएगा, डाई वाले फुट नोट में रहेंगे। तो गोवा में जिसने बोला दाग उसी पर लगेगा, छींटे चाहे जहां तक जाए। अगस्त 2018 में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने दुर्गेश पाठक को गोवा का प्रभारी नियुक्त किया था। दुर्गेश पाठक आपके फाउंडिंग सदस्य और वरिष्ठ नेता हैं। वे पार्टी के पीछे के रणनीतिकार यानी कि बिहाइंड द सीन्स स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली में कई चुनाव जिताए थे, जैसे 2013 में केजरीवाल का कैंपेन मैनेज करना। पार्टी उन्हें विस्तार के लिए सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मानती थी, इसलिए गोवा जैसे नए राज्य में संगठन मजबूत करने के लिए उन्हें चुना गया। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटक की भी जिम्मेदारी दी गई थी। गोवा में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो गोवा के मुख्य प्रभारी थे और पार्टी ने वहां अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2 सीटें जीती। गोवा में पार्टी को एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट काफी हद तक दुर्गेश पाठक को भी गया, मगर इसके बाद पार्टी में लीडरशिप रोटेशन के आधार पर अतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया गया। अतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद यह जिम्मेदारी वापस से पंकज गुप्ता के पास आ गई, जो कि दुर्गेश पाठक से पहले थे। मगर दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद जुलाई 2025 में वापस से अतिशी को गोवा का प्रभारी बना दिया गया। गोवा में यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी सबसे बेहतर विकल्प के रूप में उभर सकती है। वहां कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ नाराजगी है, क्योंकि लोग वोट किसी को भी दें, सरकार भाजपा की ही बनती है। पार्टी सोर्सेस कहते हैं कि अतिशी ने बीते 7-8 सालों की मेहनत को सिर्फ 6 महीने में बर्बाद कर दिया। अमित पालेकर गोवा के इलेक्टोरल मिजाज को बेहतर समझ रहे थे, लेकिन एकजुट विपक्ष के उनके स्टैंड की वजह से पार्टी ने उनका कद छोटा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हमने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा से भी बात की। उनका मानना है कि अमित पालेकर का इस्तीफा उनका अपना निर्णय था, पार्टी ने उन्हें नहीं निकाला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देने में सबसे आगे है। आतिशी जी के नेतृत्व में गोवा में आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। संगठन की एक सामान्य प्रक्रिया है कि कुछ लोगों को मौका दिया जाता है, कुछ लोगों से मौका लिया जाता है। इस तरीके से ही नए सुधारों की तरफ कोई भी संगठन चलता है। आने वाला समय गोवा में आम आदमी पार्टी के उज्जवल भविष्य का है। आप देख सकते हैं कि गोवा में आम आदमी पार्टी का किस तरीके का वोट प्रतिशत एक नए पार्टी का रहा है। ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। हमारे जो दोनों विधायक हैं उनका काम इतना बेहतर है, बिना किसी सरकार के जिस स्तर का काम हमारे विधायक करते हैं, अगर इस तरीके का काम वहां गोवा की सरकार करने लगे तो गोवा के लोगों के विकास के लिए अनेकानेक रास्ते निकल जाएंगे। कोई रिग्रेट है? आपका सबसे पसंदीदा फेस अमित पालेकर अब आपके साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। गोवा में भी आम आदमी पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। और आपने नई जिम्मेदारी जिनको दी गई है, आप जानते हैं कि वो भी हमारे पार्टी के क्रांतिकारी साथी हैं, शुरुआती दौर के हैं, और वो नए परिणाम, अच्छे परिणामों के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, ये हमेशा कहा जा रहा है कि पार्टी के टॉप लीडरशिप में भी नाराजगी है कि अतिशी ने ये सारा खेल वहां कर दिया अपना चलाने के चक्कर में। ये सब पूरी बेबुनियाद की बातें हैं।
बहुत उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से गोवा में आपने देखा भी किस तरीके से निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी वहां है और पूरे देश में इसकी चर्चा रही। पूरे देश में हमारी सहभागिता की, हमारी जिस तरीके से पार्टिसिपेशन की बात पूरी चर्चा रही है, बहुत बड़ी सफलता है और देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। इसके लिए तो हर एक छोटी सफलता, हर एक सीट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सिंगरौर में जो हमारे पार्टी की मेयर है वो भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने की दिल्ली में जो हमारी मेयर बनी थी वो। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन संभव नहीं है, लेकिन अमित पालेकर बार-बार उस पे जोर दे रहे थे। उन्होंने इस्तीफे में भी कहा कि हम गठबंधन करना चाहेंगे तमाम विपक्षी पार्टियां। तो आपको क्या लगता है कि वो पार्टी के खिलाफ जाके काम कर रहे थे? देखिए वो आप जो उनकी बातें होंगी उनसे आप उससे पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी तो हमेशा अपने मुद्दा केंद्रित राजनीति की बात करती है। हम लोग मुद्दों पे राजनीति की बात कर रहे हैं। नए अच्छे लोगों को हमेशा मौका देते हैं और किसी भी संगठन का ये सामान्य व्यवहार है। मैंने आपसे कहा ही, कुछ को मौका दिया जाता है, कुछ को मौका लिया जाता है। और ये जो नवाचार है, इसी से पार्टियां और संगठन हमेशा दिन प्रतिदिन नए तरीके से बढ़ते रहते हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या ये अनुशासनात्मक कार्रवाई थी कि पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ वो अपनी बात कह रहे थे? उन्होंने तो खुद इस्तीफा दिया है, तो इसमें तो आप ये जो बात कह रहे हैं तो तथ्यात्मक उन्हीं की बात से मैच नहीं करती। उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। ठीक है सर, शुक्रिया। मगर सवाल कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप कांग्रेस से इतनी खफा क्यों है? एकजुट विपक्ष की मांग तो वो सारी पार्टियां करती रही हैं जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। इंडिया ब्लॉक बनने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, मगर इसके बाद दोनों की दूरियां बढ़ती चली गईं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अंदर खाने में थोड़ी बहुत पार्टियों के बीच बातचीत जरूर हुई, लेकिन अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन से दूरी बना ली। अरविंद केजरीवाल और आप ने बार बार कहा कि दिल्ली में उनका वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक काफी हद तक ओवरलैप करता है। अगर गठबंधन होगा तो इससे कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलेगा और आम आदमी पार्टी को कम। अपने पिछले प्रदर्शन को देखते हुए आपने अकेले लड़ने का फैसला ले लिया। लोकसभा चुनाव के सिर्फ एक महीने बाद जून 2024 में ही आपने मीटिंग के बाद घोषणा कर दी कि 2025 में दोनों के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। यह गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक बना था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। मगर इस बात की संभावना थी कि शायद हरियाणा में दोनों एक साथ चुनाव लड़ें। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही गठबंधन चाहते थे, लेकिन स्थानीय नेतृत्व और सीटों के चयन पर मतभेद के कारण यह टूट गया। आपने शुरू में 10 से 12 सीटों की मांग की, बाद में वो 6-7 पर भी आ गए, मगर कांग्रेस ने अधिकतम 5-6 सीटें ही देने को कहा और वो भी अपनी मर्जी की। आपको कांग्रेस द्वारा दी गई सीटें मंजूर नहीं हुई क्योंकि वो उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीटें नहीं थी। मतलब कांग्रेस के लिए जो सीटें कमजोर थी वो आम आदमी पार्टी को देना चाह रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं ने आपके साथ गठबंधन का विरोध किया। वे आपको हरियाणा में कमजोर कड़ी मानते थे और अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहते थे। आपने हरियाणा में सिर्फ 1.76% वोट हासिल किए और एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन कई सीटों पर आपके वोट काटने से कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अगर कांग्रेस और आप गठबंधन करके हरियाणा में चुनाव लड़ती तो वो भाजपा को हराने की स्थिति में जरूर होते। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर बहुत क्लैरिटी थी कि वो इस चुनाव में बिल्कुल अकेले लड़ेंगे। चुनाव परिणाम में उनकी हार हुई, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल की हार ने आग में थोड़ा और घी डाल दिया। कांग्रेस के टिकट पर वहां से उम्मीदवार थे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को इसी सीट पर हराया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने जितने वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया था, बस उससे थोड़े ही ज्यादा वोट संदीप दीक्षित को आए। संदीप दीक्षित के अंदर कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि उन्होंने मां की हार का बदला लिया। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट कभी बदला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में खूब खबर छपी कि संदीप दीक्षित ने हार कर भी अपना बदला पूरा कर लिया। यकीनन इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह अलायंस का न बन पाना रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हार के बाद इस बात की बहुत चर्चा रही कि संदीप दीक्षित को इस बात की बहुत खुशी थी कि उन्होंने 2013 का बदला 2025 में ले लिया। इसके बाद यह नाराजगी और बढ़ी विसावदर में। 2 जुलाई 2025 को अरविंद केजरीवाल ने गुजरात जोड़ो अभियान की शुरुआत की। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि अगर गठबंधन था तो उन्होंने विसावदर में उम्मीदवार क्यों उतारे।
विसावदर में भाजपा के कहने पर उन्होंने हमारे खिलाफ उम्मीदवार उतारा था, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कांग्रेस पर। जून 2025 में गुजरात की विसावदर सीट पर उपचुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने लगभग 17,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने भी यहां उम्मीदवार उतारा था। कांग्रेस के टिकट पर नितिन रनपरिया को सिर्फ 5,500 वोट आए थे। केजरीवाल इस बात से बहुत नाराज दिखे कि कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार उतारा। इसके बाद से यह दूरी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। आम आदमी पार्टी अब अपना सारा जोर गुजरात और गोवा में लगाने जा रही है। पार्टी ने पूर्व में यहां अच्छा प्रदर्शन भी किया है। वी प्रेसाइड और CIF द्वारा किए गए एक रीसेंट सर्वे, जिसे पल्स ऑफ गुजरात 2026 के नाम से पब्लिश किया गया, उसमें आम आदमी पार्टी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बताई गई है। सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 24.8%, कांग्रेस का 17.3% और भाजपा 49.5% वोट शेयर के साथ सबसे ऊपर है। तो क्या ऐसे में दोनों पार्टियां ये भी सोच सकती हैं कि वो साथ मिलकर भाजपा को हरा सकते हैं? मगर केजरीवाल के मूड से ऐसा लग रहा है कि वो अब अकेले ही चुनाव में उतरना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में सक्रिय हो चुके हैं, यह संभव है कि आम आदमी पार्टी और तेजी से अपना मोमेंटम गेन कर सकती है। लेकिन क्या चुनाव नजदीक आने पर वो गठबंधन के बारे में भी सोचेंगे? फिलहाल तो उन्होंने कांग्रेस को भाजपा के साथ मिले होने की बात कहकर भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। 19 जनवरी को उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी सरकार से सरकारी ठेके मिलते हैं, इसलिए जनता कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं रखती। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुजरात में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात को लूट लिया गया है। अब यह सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि गुजरात की जनता की इज्जत और न्याय की लड़ाई है। 2027 आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद विसावदर में उनकी जीत ने एक संकेत जरूर दिया कि उनकी राजनीतिक जमीन अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्या अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए उन्हें अकेले लड़ने का अपना स्टैंड बदलकर एकजुट विपक्ष के लिए जोर लगाना पड़ेगा? गुजरात और गोवा में बैकफुट पर चल रही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की शर्तों पर नेगोशिएशन के लिए तैयार रहेगी? ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता। आपने दिल्ली में पहली बार सरकार कांग्रेस की मदद से ही बनाई थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।